तो गैस स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, ये आप लोगों को पता होगा। तो एक है हमारा एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल, और दूसरा था हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये आपने पढ़ रखा है। आहार नाल क्या था? तो माउथ से एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब था जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता था। इस लॉन्ग ट्यूब को हम एलिमेंट्री केनाल कह रहे थे, और इस डाइजेशन में मदद कर रही थी कुछ ग्रंथियां। उन ग्रंथियों को हम कह रहे थे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसमें आता है लीवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री केनाल के कितने पार्ट्स थे, तो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये एक फास्ट रिकैप हमने दिया। इसका डायग्राम हमने बनाया, इसका डायग्राम हम लोगों ने बनाया था पिछले क्लास में, शायद आपको याद हो कि भाई ये था हमारा माउथ, ये हमारा क्या था? माउथ यानी मुख, है ना। और ये था हमारा बक्कल कैविटी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मुख गुहिका। ये था फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ये था हमारा इसोफेगस, ग्रास नली। ये था स्टमक, अमाशय, याद है सबको। और यहां से यहां तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। और फिर हमने बात की थी कि भाई यहां से यहां तक हमारा था लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत जो है वो एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जा रहा था। एनस यानी गूदा होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जा रहा था। तो माउथ टू एनस एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता था, है ना। जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता था उसे एलिमेंट्री केनाल कहते थे। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। इससे आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट नहीं करना दोबारा, ये हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बढ़िया से लिख चुके हैं, है ना, धीरे धीरे। अब हमने कहा कि ये जो डायग्राम है माय डियर फ्रेंड्स, ये 10th लेवल का है। इसको हम अपडेट करते हैं 11th लेवल पे। हम कहेंगे कि भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होगा और लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होगा, है कि नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होगा। तो यहां तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक रिकैप दिया था, जैसे सीरियल्स वगैरह में रिकैप होता है ना, वैसा रिकैप दिया। आगे चलते हैं छोटी आंत के भाग और बड़ी आंत के भाग, तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। छोटी आंत के भी 3 भाग हैं और बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। तो थोड़ा 11th लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लिखना शुरू करें आप लोग, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के भाग माय डियर फ्रेंड्स, छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के 3 भाग हैं, जैसा कि हमने अभी आपसे इसका जिक्र किया है। छोटी आंत का जो पहला भाग है वो कहलाता है डुओडेनम यानी ग्रहणी। देखो यहां से यहां तक छोटी आंत था, ये स्टमक था, और यहां से यहां तक आपका छोटी आंत था। देखिए छोटी आंत का जो पहला भाग है, एनसीईआरटी इसको लिखता है जे शेप्ड, या कोई बुक लिख देता है सी जैसा, है ना, सी के आकार का या जे के आकार का। ये जो छोटी आंत का पहला भाग है, यहां से छोटी आंत की शुरुआत हो रही है, यहां पे छोटी आंत का अंत हो रहा है। ठीक है जी, मंजीत साहब, तमस, अहम शुक्ला, आरती कुमारी, विवेक कुमार साहब, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, पहला पार्ट है छोटी आंत का, ये कहलाता है ड्यूडेनम, ग्रहणी। छोटी आंत का जो मिडिल पोर्शन है माय डियर फ्रेंड्स, बीच वाला जो भाग है, मध्य भाग जिसे कह सकते हैं, छोटी आंत का बीच वाला पोर्शन, मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है कि नहीं। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाता है जेजुनम, है ना, अग्र क्षुद्रांत्र।
और जो लास्ट वाला पार्ट है छोटी आंत का, लास्ट वाला पार्ट जो काफी क्वाइल्ड होता है, काफी कुंडलित होता है, उतना क्वाइल्ड मैंने बनाया नहीं यहाँ पे ताकि डायग्राम को सरल रखा जा सके। ये छोटी आंत का ये जो अंतिम भाग है ये काफी क्वाइल्ड होता है, काफी ज्यादा कुंडलित होता है ना। ये वाला पार्ट ये कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स इलियम। तो छोटी आंत के कितने पार्ट हो गए? डिविडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इन सभी को एक साथ हम लोग क्या लिखते हैं? SI। SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो छोटी आंत। तो यहां से क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत के भागों का सही क्रम निम्नलिखित में से है। तो उत्तर याद रख लीजिएगा DJI। क्या याद रखेंगे? DJI। डीजे वाले बाबू मेरा, आई मतलब क्या होता है? मेरा। क्या बजा दो? गाना। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र, ये सीक्वेंस में ही मैंने लिखा है। तो यहां से यहां तक टोटल जो है ना वो कहलाता छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग जो जे जैसा दिख रहा है ना वो कहलाता है ग्रहणी, जो बीच वाला भाग है वो कहलाता है अग्र क्षुद्रांत्र, और जो अंतिम भाग है जो काफी कुंडलित होता है उसको उतना मैंने शो नहीं किया क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा मकसद था डायग्राम को सिंपल रखना। तो ये कहलाता है इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। और ये सीक्वेंस में ही लिखा है। तो अगर क्वेश्चन है कि छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या है तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बिल्कुल अहम शुक्ला, योगेश बिल्कुल आपने सही लिख दिया है। रोहित कुशवाहा साहब, चंदेश चौधरी साहब, विकास साहब, गुंजन पांडे, जय माता दी। चलिए हो गया ना छोटी आंत के तीनों भाग। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी आंत के भाग। तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए बड़ी आंत कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहां से छोटी आंत की शुरुआत, यहाँ पे छोटी आंत खत्म है ना, यहां से शुरू हो रहा है बड़ी आंत। ये देखो आप, तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, यानी बड़ी आंत का ये जो पहला भाग है ये कहलाता है आपका सीकम। यानी जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि बड़ी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कहलाता है सीकम, है ना। उसके बाद आ जाइए ये पार्ट, बीच वाला पार्ट, बड़ी आंत का ये जो बीच वाला पोर्शन है, बड़ी आंत का ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूं ताकि बिल्कुल अलग अलग दिखे आपको। बड़ी आंत का ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जिसको मैंने ब्लू कलर से रंगा है, ये कहलाता है आपका कोलन, विरहद आंत्र। विरहद मतलब बड़ा, आंत्र मतलब आंत, विरहद आंत्र। और जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन है गाइस ये जहां पर मल थोड़े समय के लिए संचित होता है, ये जिसको मैंने येलो कलर से किया है ताकि थोड़ा फीलिंग आए, यहाँ पे मल जो है वो संचित होता है थोड़े समय के लिए, ये कहलाता है रेक्टम यानी मलाशय। और ये जो मलाशय है ना वो एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जाता है, गूदा होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जाता है। तो छोटी बड़ी आंत के कितने भाग हो गए? बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है सीकम, बीच वाला कहलाता है कोलन एंड लास्ट वाला कहलाता है रेक्टम। तो सीकम, कोलन और रेक्टम, सीकोरी, है ना, सीकोरी याद रख लीजिएगा, है ना। यानी आप कह सकते हैं अंधनाल, विरहद आंत्र और मलाशय। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलन इज अ पार्ट ऑफ, कोलन किसका भाग है? हृदय का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। कोलन इज अ पार्ट ऑफ, कोलन किसका भाग है? हृदय का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। उत्तर क्या होगा? कोलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? LI बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो बड़ी आंत। अब देखिए एक सवाल और, ये जो बड़ी आंत का पहला भाग है माय डियर फ्रेंड्स जिसे हम सीकम कहते हैं, बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसे हम सीकम कहते हैं, उससे एक इस तरह की रचना जुड़ी होती है, ये इस तरह की रचना जुड़ी होती है, लाइक दिस।
इस रचना को हम क्या कहते हैं, जरा आप लोग कमेंट करिए। तो बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसे हम सीकम कहते हैं, उससे इस तरह की एक रचना जुड़ी होती है। इस रचना को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। परिशेषिका क्या कहते हैं गाइस? अपेंडिक्स कहते हैं, यानी परिशेषिका कहते हैं, है ना, परिशेषिका कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो परिशेषिका है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। मतलब वो अंग जो शरीर में रहते हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। उसी में आपका है कौन? एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपेंडिक्स जो है वो किससे अटैच्ड होता है, तो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? तो क्या कहिएगा? सीकम कहिएगा। आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल सही है ध्रुव, आरती, नेहा यादव, महेंद्र सिंह, आशीष कुमार मीना। क्या बात है, सभी इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हमारे साथ। बहुत बढ़िया, आप लोगों का स्वागत। सबने सही उत्तर दिया है। तो याद कर लेना है कि छोटी आंत के भी कितने भाग? 3 भाग। और बड़ी आंत के भी कितने भाग? 3 भाग। हो गया ना? तो अब ये डायग्राम जाकर क्या हुआ? पूरा हुआ। तो छोटी आंत के भी क्या थे? 3 भाग थे, और बड़ी आंत के भी 3 भाग थे। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन? डीजेआई, ड्वेडेनम, जेजुनम, इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग कौन कौन? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकोरी, सीकम, कोलन और रेक्टम, है कि नहीं? वरुण ने भी बताया था, वेरी गुड। चलो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा हो गया। ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हमने पढ़े। अब कुछ हम थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नोट करके आप लिख लीजिएगा कहीं पर। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? आप लोग जरा कमेंट करिएगा। वरुण साहब, आरती, ध्रुव, कविता, नेहा, कमेंट करें। तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर के बराबर होती है। लेकिन वहीं पर पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है। 6 मीटर होती है ना? 6 to 7 मीटर ऑप्शन में रह सकता है। 6 to 7 मीटर ऑप्शन में रह सकता है। तो अगर पूछा जाए कि भाई बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो मात्र 1.5 मीटर होती है। कितनी? मात्र 1.5 मीटर होती है। किसकी लंबाई? बड़ी आंत की लंबाई। तो अगर सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज, मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बिल्कुल सही है नेहा, मंजीत, क्या बात है, खुशी, बहुत खूब। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज, मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो उत्तर आपका क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत। देखो ना, पूरे आहार नाल की जो लंबाई है वो जो 9 मीटर है, उसमें से 6 मीटर तो छोटी आंत ही लंबा है। बड़ी आंत तो बेचारा 1.5 मीटर ही लंबा है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हुआ? छोटी आंत ना। तो फिर इसे छोटी क्यों कहते हैं? आप कहोगे कि सर इसे छोटी क्यों कहते हैं? आशीष, अहम, नेहा, संदीप, महेंद्र, न्यू कुमार, अंजलि सैनी, शिवम गुप्ता, सागर, क्या बात है, सतीश पटेल, बहुत खूब। तो इसे छोटी क्यों कहते हैं? देखो क्यों कहते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करें आप कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है, मोटाई है ना, व्यास है। और वहीं पर ये लार्ज इंटेस्टाइन है माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो देखो बड़ी आंत जो है ना वो मोटी ट्यूब है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका व्यास अधिक है, और इसका डायमीटर कम है ना। तो बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा है इसलिए इसको बड़ी आंत कह रहे हैं, और छोटी आंत का डायमीटर छोटा है इसलिए इसको छोटी आंत कह रहे हैं। तो व्यास के संदर्भ में छोटा और बड़ा है ना। डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो छोटा और बड़ा है, लेकिन नाम में जो सबसे छोटा ना
लंबाई में सबसे बड़ा। तो किस संदर्भ में इसे छोटा बड़ा करें? छोटी आंत का डायमीटर छोटा है और बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी आंत बड़ा है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, नहीं। बड़ी आंत का व्यास बड़ा है, यानी ये मोटी ट्यूब है और ये पतली ट्यूब है। ओके नाउ अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब शाकाहारी जंतु, और कार्निवोरस एनिमल मतलब मांसाहारी जंतु, तो कार्निवोरस एनिमल्स और हर्बीवोरस एनिमल मतलब शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु के आहार नाल की तुलना अगर हम करें तो आपको क्या लगता है किसका बड़ा होना चाहिए? तो यहां पे मैंने एक दिया है सवाल कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल इज देन कार्निवोरस, लॉन्गर देन कार्निवोरस एनिमल या शॉर्टर देन कार्निवोरस एनिमल? टेल मी, बताइए। जो शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल होता है वो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक लंबा होता है। तो यहां पे लिख देंगे लॉन्गर देन कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे सोचकर आपको लगता होगा कि जो मांसाहारी जंतु हैं वो मांस खाते हैं तो उसको आहार नाल गॉड ने बढ़ा दिया होगा, नहीं। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। कारण जरा इसका समझ लेते हैं, कारण समझ लेते हैं। कारण क्या है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, क्या जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं मतलब जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, उसके भोजन में माय डियर फ्रेंड्स सेलुलोज काफी अधिक होता है। क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा जो है वो काफी अधिक होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में सेलुलोज होता है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो हर्बीवोरस एनिमल के भोजन में सेलुलोज की मात्रा काफी अधिक होती है, और जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है ना, जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है ना, यहां पे लिख देता हूं, जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है ना, सेलुलोज का जो पाचन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, थोड़ा सा सेलुलोज को पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए गॉड ने क्या किया है कि शाकाहारी जंतुओं को थोड़ा लंबा आहार नाल दिया है ताकि ये सेलुलोज आसानी से पच सके, है ना। योगेश यू आर राइट, वेरी गुड, ठीक है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड वरुण साहब। खुशी सिकरवर, हर्बीवोरस एनिमल हैज लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया। सुरभि, विजय कुमार, क्या बात है, किसी का गलत नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने ऐसे ही सवाल पूछ लिया आपसे और एग्जाम में मान लिया ऐसा ही सवाल पूछ ले तो आप क्या कहिएगा? जैसे क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं, माउथ यानी मुख, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका, फेरिंग्स, स्टमक। क्या होगा उत्तर आपके लिहाज से? बताइए। सुरभि, योगेश, वरुण, जितने लोग भी लाइव हैं, विजय साहब, ठीक है। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जब मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तो सारे लोग लगा देंगे माउथ, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बक्कल कैविटी। व्हाट इज माउथ? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। यहाँ पे डाइजेशन हो सकता है क्या? जहाँ पे हम फूड को चबाते हैं वो जगह कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स बक्कल कैविटी। और सच में पाचन की जो शुरुआत होती है वो बक्कल कैविटी से होती है। तो देखना है, आपको ध्यान देना है कि अगर ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी दोनों ही हैं, वी विल गिव प्रायोरिटी टू बक्कल कैविटी।
अगर माउथ और बक्कल कैविटी ऑप्शन में दोनों है, हम बक्कल कैविटी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अब ऐसा है, माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है। अब किसको उत्तर देंगे? अगर ऑप्शन में बक्कल कैविटी नहीं है तब हम लगाएंगे माउथ। आप जैसे ही गूगल करोगे ना कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, गूगल तुरंत बताएगा आपको माउथ। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपके साथ खेला कर दिया, क्या ऑप्शन में माउथ के साथ बक्कल कैविटी भी दे दिया और तब आपने माउथ लगाया है, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी दोनों हो, वी विल गिव प्रायोरिटी टू विच वन? डेफिनेटली वी विल गिव प्रायोरिटी टू दिस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। बक्कल कैविटी हमारा सही उत्तर होगा। इफ बक्कल कैविटी इज नॉट इन ऑप्शन, देन योर आंसर शुड बी विच वन? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माउथ। अगर ऑप्शन में बक्कल कैविटी नहीं है तो हम मजबूरी में माउथ लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि भाई डाइजेशन की जो क्रिया है एक्चुअली में कहाँ से शुरू होती है? तो बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी ऑप्शन में नहीं है तो माउथ, और दोनों ऑप्शन में है तो हम बक्कल कैविटी को प्रायोरिटी देंगे। तो डाइजेशन की जो शुरुआत है वो बक्कल कैविटी से हो जाती है, तो हम बक्कल कैविटी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बक्कल कैविटी, दैट इज मुख्य गुहिका। यहीं से पाचन की शुरुआत होती है। ये तो माउथ है ना, इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं, यहाँ से डाइजेशन नहीं होता। हम बक्कल कैविटी में फूड को चबाना शुरू करते हैं और एक्चुअली में सचमुच में पाचन की क्रिया जो है वो बक्कल कैविटी से ही शुरू होती है कि नहीं। अब देखिए हमारे बक्कल कैविटी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है हमारा टंग और दूसरा है हमारा तीत, जिससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादा सवाल आपके तीत से पूछे गए हैं, टंग से आपके कम सवाल पूछे गए हैं। तीत का काम होता है फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, और टंग का काम होता है फूड में सलाइवा को मिक्स करना, लार को मिलाना और भोजन को निगलने में मदद करना। लेकिन टंग का एक और काम है, टंग पर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये स्वाद कलिकाओं की वजह से हम जिंदगी के जायके महसूस कर पाते हैं। दुनिया में जो रंगीनी है वो फूलों, कलियों, तारों, बहारों की वजह से नहीं है। दुनिया में जो रंगीनी है इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से है। अगर ये ना होते तो हमारी जिंदगी में सुरूर नहीं होता, है ना, कोई जायका नहीं होता। तो जिंदगी के जायके जो हैं वो हम महसूस कर पाते हैं इन स्वाद कलिकाओं की वजह से। आप कहिएगा सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताइए, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन मिलना चाहिए जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद बतलाता है ना। तो जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद बतलाता है माय डियर फ्रेंड्स? तो याद कर लेना है आपको कि जीभ का जो अगला हिस्सा है, टिप मतलब अगला भाग या अग्रभाग, अगला भाग या अग्रभाग, ये स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करता है, मीठा स्वाद आपको बतलाता है। जीभ का जो साइड वाला पोर्शन है, पार्श्व भाग या किनारे वाला भाग, जीभ का जो किनारा है या पार्श्व भाग है ना, इसी को हम किताबी भाषा में पार्श्व भाग कहते हैं, ये आपको सॉल्टी एंड सॉर टेस्ट देता है। कैसा? सॉल्टी एंड सॉर, क्या नमकीन एवं खट्टा स्वाद आपको बतलाता है, नमकीन एवं खट्टा स्वाद बतलाता है। और जीभ का जो बेस है, बेस मतलब पिछला भाग, पिछला भाग, ये आपको कड़वा स्वाद बतलाता है। क्या? बिटर, कड़वा या तीखा स्वाद जो कह लीजिए। सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। तो बस यहाँ से यही सवाल रहता है कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद बतलाता है। बाकी इससे ऊपर जाएंगे तो वो नीट लेवल की बात हो जाएगी कि स्वाद कलिकाओं के अपने नाम हैं अलग अलग, कौन सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, कौन सबसे कम संख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीभ की, तो ये मान लिया कि चलिए बना दिया आपकी ज़बान, और ये बड़ी लंबी ज़बान बन गई है, आजकल के लोगों के हिसाब से बन गई है लगता है, आजकल के लोगों की ज़बान काफ़ी लंबी होती है। तो ये जीभ का जो अगला भाग है ना, वो मीठा स्वाद बतलाता है। कैसा? कैसा बताइए ना? मीठा स्वाद। कैसा? मीठा स्वाद बतलाता है।
जीभ का जो साइड वाला पोर्शन है ना, साइड वाला, ये साइड वाला, साइड वाला, ये नमकीन और खट्टा स्वाद बतलाता है। ठीक, कौन कौन सा? ये सॉल्टी और इधर ही सॉर, सॉल्टी एंड सॉर। और पीछे वाला भाग कड़वा स्वाद बतलाता है, बिटर, यानी कड़वा स्वाद बतलाता है। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, एस फॉर साइड, एस फॉर सॉल्टी, एस फॉर सॉर, बी से बिटर, बी से बेस। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। बीच में स्वाद कलिकाएं नहीं होती। जैसे ऐसे याद रख लीजिएगा कि मैं नेता हूं, तो मीठे लोगों को सामने बैठाऊंगा, मतलब अपने लोगों को जो हमारी जय जयकार करेगा। कड़वे लोगों को, मतलब मीडिया वाले को, पीछे भेज दूंगा, कड़वे सवाल ना पूछ ले। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे, है ना। तो एस फॉर साइड, एस फॉर सॉल्टी, एस फॉर साइड सॉर, और बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस, है ना। तो ये हो गया हमारा टंग। तो टंग में इतना कम से कम याद रख लीजिएगा। ऋतिक पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप डी हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम CDS, NDA, F, CAT, NTPC लेवल पे, PCS लेवल पे चल रहे हैं, तो ग्रुप डी तो अपने आप उसमें आ जाता है ना भाई साहब, आराम से हो जाएगा, घबराइए मत ऋतिक साहब, ठीक है। चटपटा, रवि शुक्ला पूछ रहे सर चटपटा स्वाद फिर सब मिलकर बताता है कि नहीं? हाँ, लोगों की जबान बहुत चलती है, गगन पांडे जी कह रहे है ना। बिटर मतलब कड़वा, तीखा, सब इसमें आ गया ना। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। बस टंग से इतना याद रख लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन हमारे तीत से पूछा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद तीत, ठीक है ना। तो ये जो आपका टंग है, टंग जिसको हम जीभ या जीवा कहते हैं, इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद, किनारे वाला भाग नमकीन एवं खट्टा बतलाता है, पिछला भाग कड़वा स्वाद बतलाता है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नाउ ज्यादा क्वेश्चन हमें दंतों से मिलेगा, तो स्टार्ट करिएगा। दंत या दांत, इसको दांत भी कहते हैं ना, दंतों को। पहला सवाल कि दांतों की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, ऑप्शन देता हूं। स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी। दूसरा है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। Suppose in third option we have osteology, osteology। Osteology। And suppose in fourth option we have chondrology। Now tell me the right answer of this question. Question is study of teeth is known as, दंतों के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए, योगेश ने बोला डेंटोलॉजी, और अहम शुक्ला ने बोला डेंटोलॉजी, खुशी ने कहा ओडोंटोलॉजी, अंकित ने भी डेंटोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए दिया गया है। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, लेकिन दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी नहीं कहते माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर। आज के बाद याद रखिएगा, दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, प्लीज रिमेंबर। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। क्या बताइएगा, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, ओडोंटोलॉजी। क्यों? देखिए, एक टर्म है यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोप्लास्ट क्या होता है, प्लीज लिखिएगा, टीथ फॉर्मिंग सेल्स, टीथ फॉर्मिंग सेल्स, दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तो जो दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जो दांतों को बनाती हैं, उनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, है ना।
और वहीं से शब्द आया है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। अब यहाँ पे लिख करके आप इसको अभी विराम दीजिए, नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, फिर आगे वाला पॉइंट लिखिएगा। अभी आप 2 ही पॉइंट लिखिए। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी और टीथ फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं। अब देखिए, अगर हम दांतों की बात करें तो दांतों के 3 भाग होते हैं और 3 लेयर होते हैं दांतों में, 3 अस्तर होते हैं। लेयर समझते हैं ना, 1 2 3 ऐसा 3 लेयर होता है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर नोट करके हम लोग लिखेंगे कि अगर हम टीथ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम दांत की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो दांतों के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर होते हैं। दांतों के 3 लेयर होते हैं, है ना। दांतों के 3 लेयर होते हैं, 3 अस्तर होते हैं और दांतों के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। दांत का जो सबसे पहला परत है, अस्तर मतलब परत, है ना, लेयर। दांत की जो सबसे ऊपरी परत है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाती है एनामेल। क्या कहलाती है, एनामेल। एनामेल करके ए करके भी लिख देता है कोई बुक, तो हिंदी में कुछ भी लिखा रह सकता है, एनामेल। दांत की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जो सबसे चमकती हुई व्हाइटिश कलर की जो परत है ना, वो कहलाती है एनामेल। दांत की जो बिचली परत है, बीच वाली परत है, वो कहलाती है डेंटिन। क्या कहलाती है, डेंटिन कहलाती है, डेंटिन कहलाती है। और दांत की सबसे निचली परत जो है वो कहलाती है पल्प। क्या कहलाती है, पल्प, या पल्प कैविटी भी बोलते हैं, है ना। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो चमकती हुई व्हाइटिश कलर की है ना, बिल्कुल व्हाइट, जिसको लोग प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, क्लोजअप के प्रचार में, है ना, व्हाइट कलर की दांत है जिसके। तो पहली लेयर सबसे ऊपरी परत एनामेल कहलाती है, बीच वाली परत डेंटिन कहलाती है, लास्ट वाली परत पल्प कहलाती है। और दांत के 3 भाग हैं, है ना, दांत के 3 भाग हैं। पहला भाग जो है वो कहलाता है क्राउन, यानी शिखर। दांत का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है नेक, यानी ग्रीवा। और दांत का जो तीसरा भाग है वो कहलाता है रूट, यानी मूल। तो देखो, सिंपल सा सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए ऐसा कि क्राउन, नेक और रूट किसके भाग है ना, शिखर, ग्रीवा एवं मूल किसके भाग है, तो दांत के पार्ट हैं। ये क्राउन, नेक और रूट क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर लिख लीजिएगा। देखिए, ये मान लिया कि आपका मसूड़ा है, ये क्या है, गम है। ये दांतों का आपका मसूड़ा है, और मसूड़े के नीचे ये जबड़े की हड्डी है, ये है जबड़े की हड्डी, बोन है ये है आपका बोन। और ये है आपका गम, मतलब मसूड़ा है ये है आपका मसूड़ा। देखिए, दांत का जितना पार्ट मसूड़े के ऊपर है ना, गम के ऊपर है, मतलब दांत का जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दांत का जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी जो मसूड़े के ऊपर है, वो कहलाता है आपका क्राउन। और जितना पार्ट मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, ये वो कहलाएगा आपका नेक। और जितना हड्डी में धंसा हुआ है, जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है, वो कहलाएगा आपका रूट, है ना। तो ये हो गया आपका क्राउन, ये हो गया आपका नेक, और ये हो गया आपका रूट। क्राउन, नेक और रूट। तो सिंपल याद रखना है आपको कि जो दांत का सबसे ऊपरी परत है वो एनामेल कहलाती है, जो बीच वाली परत है वो डेंटिन कहलाती है, सबसे अंतिम परत पल्प कहलाती है। दांत का जितना भाग मसूड़े के ऊपर है, जो आपको दिखता है, नेक है। दांत का जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है, उसको बोलते हैं नेक,
क्या बोलते हैं, नेक, है ना, यानी ग्रीवा। और जितना आपके जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है उतना पार्ट कहलाता है रूट। अगर मैं इसे डायग्राम से आपको दिखाऊं तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो पहले लेयर को देखो आप, इससे और क्लियर होगा आपको। पहले दांतों के लेयर को देख लो। ये दांत की पहली लेयर है जो वाइट कलर की है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहला रही है, एनामेल, एनामेल कहला रही है। दांत की जो आपकी बिचली परत है, बीच वाली जो लेयर है, ये देखिए, ये वाली लेयर, ये वाली, ये कहलाती है आपकी डेंटिन। बीच वाली जो लेयर है वो कहलाती है आपकी डेंटिन। क्या कहला रही है, डेंटिन। और ये जो लास्ट वाली परत है, लास्ट वाली परत जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, मतलब रुधिर वाहिकाएं हैं, नर्व्स हैं, है ना, इसमें ये अंतिम जो परत है वो कहलाती है आपकी पल्प। क्या कहलाती है, पल्प। तो दांत के कितने लेयर हो गए दिख रहे हैं ना। दांत की सबसे ऊपरी परत एनामेल, बीच वाली परत डेंटिन, और लास्ट वाली जो परत है अंदर वाली परत वो कहलाती है पल्प। अब आइए देखिए, ये है मान लिया कि आपका मसूड़ा, ये है आपका मसूड़ा, ये है मसूड़ा आपका, ठीक है जी, ये है आपका मसूड़ा, ये है आपका मसूड़ा। तो जितना पार्ट दांत का, जितना पार्ट मसूड़े के ऊपर है, मतलब जितना पार्ट दिख रहा है वो कहलाता है क्राउन, यानी के शिखर। जितना पार्ट मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है वो कहलाता है नेक, यानी ग्रीवा। और जितना पार्ट आपके जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है वो कहलाता है रूट, यानी मूल। एक ही डायग्राम पे हो गया ना तीनों। तो सबसे ऊपरी परत, दांतों की 3 परत और 3 पार्ट हैं, है ना। पहला पार्ट दांत का है क्रॉन, दूसरा है नेक और तीसरा है रूट। जितना भाग दिख रहा है वो है क्रॉन, जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर है वो कहला रहा है नेक, जितना पार्ट जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है वो कहलाता है रूट। उसी प्रकार दांतों की सबसे ऊपरी परत कहलाती है एनामेल, बीच वाली परत कहलाती है डेंटिन, लास्ट वाली परत कहलाती है पल्प। कोई दिक्कत है भाई साहब, जरा बताइए। क्रॉन, नेक एंड रूट आर द पार्ट्स ऑफ टीथ। और लेयर हो गया योगेश, एनामेल, डेंटिन एंड पल्प। वेरी गुड। हाँ अभी केनाइन पे आएंगे, मोलर, प्री मोलर पे आएंगे, दांतों के प्रकार देखेंगे। अभी तो दांतों के इसमें हम लोग टाइप मतलब स्ट्रक्चर में उलझे हुए हैं। प्रियंका यादव, स्वागत है आपका, अभी तशरीफ लाई हैं आप। रवि शुक्ला क्या पूछ रहे हैं? स्मार्ट तो बहुत हूँ लेकिन जब बायो पढ़ता हूँ तो सब सेम लगता है। क्या मतलब? क्लियर हो गया सबको? ये लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था। चलिए, तो दांतों के 3 लेयर हैं और 3 पार्ट्स हैं, ये लिख लिया था ना, ये लिख लिया। अब चलो वापस उस स्लाइड पे आते हैं, वापस उस स्लाइड पे आते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला था माय डियर फ्रेंड्स कि स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज क्या? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोब्लास्ट क्या है? टीथ फॉर्मिंग सेल्स हैं। दांत की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? एनामेल। तो अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ एनामेल। इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए। अब दांत की ऊपरी परत बनी होती है एनामेल की, तो दांत की ऊपरी परत एनामेल की बनी होती है, और एनामेल के नीचे एक दूसरी परत पाई जाती है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। बिलो एनामेल डेंटिन इज प्रेजेंट, और डेंटिन के नीचे क्या होती है? पल्प होती है। बिलो डेंटिन पल्प इज प्रेजेंट। डेंटिन के नीचे एक तीसरी परत पाई जाती है जिसे पल्प कहते हैं। नाउ हमने कहा कि अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ एनामेल। दांत की ऊपरी परत बनी होती है किसकी? एनामेल की। तो दांत की ऊपरी परत एनामेल की बनी होती है, एंड वी ऑल नो दैट कि एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी।
एनामेल जो होता है माय डियर फ्रेंड, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इन पॉइंट्स को जरा आप लिख लें। हाँ, पीएनजी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यू विल से एनामेल। तो एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। फिर पूछा गया क्यों इतना कठोर है ना, इसकी कठोरता का कारण क्या है, या एनामेल का कॉम्पोजिशन क्या है, संगठन क्या है कि इसकी वजह से ये हार्ड है। तो लिख लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एनामेल। एनामेल का कॉम्पोजिशन आपको पता होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ एनामेल या एनामेल बना होता है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनामेल, एनामेल किसका बना होता है, या एनामेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, एक ही बात हो गया दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाए कि एनामेल इज मेड अप ऑफ, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनामेल इज, एनामेल किसका बना होता है या एनामेल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो सबको पता होगा, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। एनामेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी में भी क्या लिख देते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज दिस, दिस इज योर कैल्शियम फॉस्फेट। और यही हमारे बोन में भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनामेल इज मेड अप ऑफ, यू विल से कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। एनामेल किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होने के कारण ये इतना हार्ड होता है। अब देखो ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ना देकर इसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज कर सकता है, और वो वर्ड हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, है ना। दोनों के मिक्सचर को हम क्या लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लास 1 घंटे की है दीपक साहब। PYQ हम लेके आया करेंगे अपने YouTube चैनल पे। जैसे अभी प्लांट न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो आज उसका PYQ हम डाल देंगे, फिर एनिमल न्यूट्रिशन जैसे खत्म होगा उसका PYQ हम डाल देंगे, ठीक है। और ऐप पे भी डाला जाएगा वो, शुभम साहब। और आप देख रहे हैं कि थ्योरी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी चलता रहता है। जैसे अभी हमने ये सारे क्वेश्चन ही तो बताए आपको जो पॉइंट वाइज लिखे। जैसे स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, उत्तर क्या था, ओडोंटोलॉजी। एनामेल इज मेड अप ऑफ, क्या उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट ना लिखकर एक वर्ड क्या लिख सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, ठीक है। चलिए, तो हमारा थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप कह रहे हैं कि PYQ भी होना चाहिए तो हम PYQ लाते रहेंगे, ओके, आपकी खिदमत में, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन का हम डाल देंगे प्रैक्टिस सेशन, प्लांट न्यूट्रिशन का आज डल जाएगा, ठीक है जी। चलो ओके, तो ये हमारा हो गया दांत की संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे कि दांतों के प्रकार के बारे में। जैसे हम ह्यूमन टीथ को बोल सकते हैं हेटेरोडोंट, क्या बोल सकते हैं ह्यूमन टीथ को, हेटेरोडोंट यानी विषम दंती बोल सकते हैं। तो मानव टीथ जो है वो विषम दंती कहलाता है। क्यों कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ह्यूमन के जबड़े में विभिन्न प्रकार के दंत होते हैं। हेटेरोस मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और डोंट मतलब क्या होता है, टीथ। यानी हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं है। जैसे आप फ्रॉग के टीथ को देखोगे
मेंढक के दांतों को देखोगे तो मेंढक के सारे दांत एक जैसे होते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? मेंढक को बोल सकते हैं होमोडोंट, समदंती, एक जैसा दांत वाला। इनके दांतों का आकार भी सेम है, कार्य भी सेम है, लेकिन हमारे दांतों का आकार भी अलग है, उनके कार्य भी अलग है। इसलिए हम अपने दांतों को क्या बोल सकते हैं? विषम दंती, विभिन्न प्रकार के दंत वाले। हेट्रोस मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डोंट मतलब क्या होता है? टीथ। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ। हमारे जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दंत होते हैं। अगर पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो इंसीजर यानी कृंतक, केनाइन रदनक, प्रीमोलर्स अग्र चवर्णक, मोलर्स चवर्णक। तो हमारे दांतों का आकार भी अलग है और कार्य भी अलग है, इसलिए दांतों को कहना पड़ रहा है हेट्रोडोंट। मतलब हेट्रोडोंट मतलब हम लोग विभिन्न प्रकार के दंत वाले हैं। कितने प्रकार के दंत? 4 प्रकार के दंत। कौन कौन? इंसीजर कृंतक, केनाइन रदनक, प्रीमोलर्स अग्र चवर्णक, मोलर्स चवर्णक। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? आई सी पी एम। क्या लिखेंगे? ICPM। हिंदी में क्या लिखेंगे? कर अच। कर अच, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। शॉर्ट में क्या लिखेंगे गाइस? ICPM, कर अच, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसीजर दिया गया है काटने के लिए, सामने होता है ये वाला, काटने के लिए। जैसे आपको कोई रोल खाने को दे दो तो यहाँ से काटते हैं ऐसे। और केनाइन दिया गया है चीरने फाड़ने के लिए। किसके लिए? चीरने फाड़ने के लिए। चीरने फाड़ने के लिए, यहाँ पे साइड में। और प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों ही किसके लिए? चबाने के लिए। जैसे रोल को यहाँ से काटा और चबाना है तो इस तरफ ले जाते हैं साइड में, ये साइड में होता है प्री मोलर्स और मोलर चबाने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में कौन सा दांत सबसे कम विकसित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट वेल डेवलप्ड? मनुष्य का कौन सा दांत सबसे कम विकसित होता है? तो उत्तर था केनाइन। क्यों? क्योंकि केनाइन का काम है चीरना फाड़ना, और हम लोगों में चीरने फाड़ने का उतना काम नहीं है। तो ये दांत यहाँ पे है लेकिन उतना यूज नहीं इसका। जो मांसाहारी जंतुओं में आप देखते हैं ना, शेर चीता में ये सामने निकला हुआ ऐसे लंबा सा दांत, वो केनाइन होता है। सो आप लिख सकते हैं कि केनाइन इज नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारा काम चीरना फाड़ना नहीं है। वो भूतिया मूवी में दिखाते हैं कि आदमी का दांत ऐसे निकल गया, उसमें खून लगा हुआ है, ऐसे चीर फाड़ रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य का कौन सा दांत सबसे कम विकसित होता है, तो वो है केनाइन। तो लिख लेंगे नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में सबसे कम विकसित होता है। मनुष्य में सबसे कम विकसित जो दांत है वो है माय डियर फ्रेंड, वो है आपका केनाइन, क्योंकि हमारा काम चीरना फाड़ना नहीं है। सबसे ज्यादा विकसित किसमें होगा? ये मांसाहारी जंतु। रोल खाली आरती चलिए बाकी। हाँ, चबाने के लिए दो। पहले है तो अग्र चवर्णक, लास्ट में है तो चवर्णक। चवर्णक मतलब क्या हुआ? चबाने वाला, है ना, पीसने के लिए, ग्रिंडिंग के लिए, है ना। तो पहले है तो अग्र चवर्णक प्री मोलर, और लास्ट में है तो मोलर, है ना। लेकिन काम दोनों का क्या है? वही है, चबाना, पीसना। ठीक है। हाँ, एलिफेंट वाला आता है ना। जैसे एलिफेंट का जो टस्क होता है वो इनमें से किसका रूपांतरण होता है? तो इंसीजर का रूपांतरण होता है। केनाइन नहीं, इंसीजर बाहर निकल आता है कि नहीं। तो चबाने के लिए दिया है 2 तरह के दांत। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आप क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, ला ही दिया इसको कि टस्क ऑफ एलिफेंट इज, ये जो बाहर निकला हुआ दांत होता है ना हाथी का, उसे कहते हैं गज दंत या टस्क। क्या कहते हैं इसको? टस्क।
तो ये पूछा गया कि हाथियों का जो टस्क होता है वो इनमें से किसका रूपांतरण होता है, मोलर का, प्री मोलर का, केनाइन का। तो ज्यादातर बच्चों ने लगाया था केनाइन। उत्तर क्या हो जाएगा, टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इन सीजर। गज दंत रूपांतरित कृंतक होते हैं। क्या मतलब, रूपांतरित कृंतक कहने का मतलब, देखिए हमारे दांतों का शुरुआत में ग्रोथ होता है, शुरुआत में हमारे दांत बढ़ते हैं और फिर स्टॉप कर जाते हैं। हाथी के भी सभी दांतों का शुरुआत में ग्रोथ होता है और फिर स्टॉप कर जाता है, लेकिन इनका जो इंसीजर है, मतलब जो कृंतक है, वो बढ़ता ही चला जाता है और बाहर आ जाता है। और ये सारी उम्र बढ़ता रहता है, आप इसको काट दीजिएगा बढ़ जाएगा, काट दीजिएगा बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यू विल से के गज दंत रूपांतरित कृंतक होते हैं। अब ये चबाने के पीसने के काम में नहीं आ रहे, किसी और काम में आ रहे हैं, मिट्टी को ये करने में, लड़ाई झगड़ा में, है ना, काम आ रहे हैं। लेकिन एक और होता है जंतु, वॉलरस। वॉलरस नाम का जंतु इस तरह का होता है, उसमें भी टस्क होता है, इसको याद कर लीजिएगा। टस्क ऑफ वॉलरस इज मॉडिफाइड केनाइन्स। वॉलरस का टस्क, वॉलरस का टस्क रूपांतरित रदनक होते हैं, रूपांतरित रदनक होते हैं। ठीक है, तो वॉलरस में भी टस्क होता है, इस तरह का जंतु होता है वॉलरस, उसमें भी टस्क होता है, उसका टस्क जो होता है ना, वो रूपांतरित केनाइन होते हैं। लेकिन हाथी का जो टस्क होता है ना, वो रूपांतरित कृंतक यानी इंसीजर होते हैं। इंसीजर जो है वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बॉडी के बाहर आ गए। तो गाइज अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि इससे आगे की बात आपसे की जाए, गुफ्तगू की जाए। तो इससे आगे की गुफ्तगू के लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। क्लास आपको समझ में आ रही है, कैसी लग रही है, एक बार आप लोग कमेंट करें। हम सेशन समाप्ति की घोषणा करते हैं और आज हम आपके क्वेश्चन भी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है वो हम आपसे पूछेंगे और फिर हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।